शांत होने देते हैं, माथा भी शांत। अब दोनों हथेलियाँ आप कंधे के नीचे ले आएं और माथा ज़मीन से टच कराएं और अब सांस भरते हुए अपने परिवार को कैसे लेके चलना है और अपने पड़ोसी को कैसे लेके चलना है, बिल्कुल वही बात हमें यहाँ हमारे गुरुजी बता रहे हैं। तरह से शांत होने देते हैं, माथा भी शांत। अब दोनों हथेलियाँ आप कंधे के नीचे ले आएं और माथा ज़मीन से टच कराएं और अब सांस भरते हुए नाभि तक हमने छाती कंधे को उठाना है। उठाएं, नाभि तक उठा लें, सामने देखें, बिल्कुल गर्दन सीधी कर लें, सामने देखें, सांस रुकी हुई है। और जब सांस न रुके तो धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। पूरी सांस निकाल दें, फिर से सांस भरते हुए गर्दन को सीधी करके बिल्कुल सामने देखना है। और अब सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर को गर्दन घुमाएं और फिर सांस भरते हुए सामने देखें और दूसरी तरफ। वापस आते हुए सांस भरें और नीचे जाते हुए। अब हथेलियों को थोड़ा और छाती की तरफ ले आएं और इस बार सांस भरते हुए घुटने तक धड़ को उठा लेना है और फिर हिप्स को दबाइए, गर्दन को आसमान की तरफ को घुमाएं, सांस को रोकी के रखें अंदर। बाजू जितने खींच सकते हैं खींचेंगे और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आते हुए एक दो लंबी सांस ले लीजिए और फिर से सांस भरते हुए पूरी बाजू सीधी कर लें और हिप्स को दबाएं, गर्दन से आसमान की तरफ देखें। और अब दाहिने और बाएं मुड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ को, कंधों को और गर्दन को घुमाएं। फिर वापस आते हुए सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। और सांस लेते हुए परफेक्ट भुजंगासन कोबरा पोस्चर बनानी है और फिर धीरे 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 नीचे जाते हुए वापस। फिर से सांस को आप शांत होने दें और अब दोनों हाथ अगल बगल ले आइए। मुट्ठी, आधी मुट्ठी बंधी हुई है, साइड में हमने रखी है और ठोड़ी को आप ज़मीन में लगाएंगे। इस समय चिन जो है वो ज़मीन से टच करेगा और बाईं मुट्ठी को बाईं टांग के नीचे दबा लें और फिर दाहिनी टांग को हम सीधा उठाएंगे। घुटने से मोड़ना नहीं है, जितनी उठ सकती है सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। अब हाथों को बदल लें, दाहिनी मुट्ठी दाहिनी टांग के नीचे और बाईं टांग को बिल्कुल सांस भरते हुए सीधा उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। एक दो लंबी सांसें ले लें और अब दोनों हाथों को दोनों टांगों के नीचे सेट करें और फिर सांस भरते हुए
दोनों टांगें एक साथ उठानी है बिना घुटने से मोड़े हुए। स्टार्ट। और धीरे धीरे। दोनों हाथ फिर से कंधे के नीचे लाएं और अब चौपाया हमने बनना है। तो धड़ को उठा लें, घुटनों को भी उठाएं और कैट पोजीशन, बिल्ली की तरह हम बन जाएंगे। हथेली और घुटने की दूरी पीठ की लंबाई के बराबर। अब हम स्पाइन का व्यायाम करेंगे। तो नाभि से पीठ को नीचे को दबाएंगे, उस पॉइंट पर गर्दन उठाएंगे, सांस भरें और फिर पीठ को उठाते हुए गर्दन को झुकाते हुए लंबी गहरी सांस बाहर, बाजू भी खींचें, पीठ भी खींचें, फिर दबाएं, सांस भरें और उठाएं और लगातार करते चलेंगे। बिल्कुल रिदम में चलना है, लय में। झटका कभी भी नहीं होना चाहिए। आपस में जो मेल जोल है वो पूरी तरह से हर समय बना रहना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति है। बिल्कुल पोल से पार्ट कहा जाता है कि दोनों के विचार बिल्कुल 36 का आंकड़ा, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सम्मान बना रहना चाहिए। इस तरह से परिवार चलता है, समाज चलता है। तो ये सारा जो योग का कार्यक्रम है या हमारे वेदों का कार्यक्रम है, इसीलिए हमने हमारी संस्था को वेद विज्ञान संस्थान कहा कि हमें हमारे ही जो ज्ञान है जिसको हमने नकार दिया है और फालतू में पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमने बंद आँखों से एक होड़ लगाई हुई है। तो ये चीज़ वो लोग तो हमारा देख रहे हैं और हम लोग अपने को भूल रहे हैं। तो इसी प्रयास में बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम, थैंक यू। गुड, नाउ योर बैक इज लुकिंग मच फ्लेक्सिबल। हमारे सेशंस स्पेस्ड हैं ताकि व्यक्तियों को थोड़ा बीच में आराम भी मिले, उनको अपने और कुछ काम करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम 2 घंटे का गैप देते हैं अगर किसी को नहाना है और दूसरी बात चीज़ें करनी है, नाश्ता है। 11 बजे से 1 बजे तक फिर हम इसकी थियरी क्लास है। थियरी क्लास का मतलब कि जो भी ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो हमारे शरीर का विज्ञान क्या है। एक तरह से जो मेडिकल साइंस नहीं बताता वो चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस केवल और केवल बॉडी को देख रहा है, जबकि हमारा योग का मानना है कि शरीर तो केवल एक आपका यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हमारी कार है, जो मुख्य चीज़ है वो चालक है जो चलाता है। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन है, उसके पास शरीर की कितनी नॉलेज है, ज्ञान है, तो ये चीज़ बहुत मुख्य है। तो जो हमारे वेदों का ज्ञान है, मैं उसको विज्ञान कहता हूँ, क्योंकि वो खाली थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज है। हमारा शरीर उसी ज्ञान के अनुसार चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो खुद आके, हम किसी धर्म की चर्चा नहीं करते, हम केवल शरीर की चर्चा करते हैं कि शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां क्या काम करती हैं, आँख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करते हैं, इस तरह से। अच्छा गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या योग का किसी धर्म से कोई संबंध है? नहीं, योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। हर धर्म के जो इंसान है उसका शरीर एक है। अगर योग का धर्म से संबंध होता तो हमारा योग अन्य को काम नहीं दे आ सकता था। जी जी गुरुजी, एक क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ पर आपने आश्रम यहीं पर क्यों खोला, मतलब एकदम एकांत में जंगल में, और मतलब यहाँ पर इस जगह पर खोलने का उद्देश्य क्या था और आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या था? ये 2 क्वेश्चन है। जी हाँ, तो आज के दिन में हम लोग सोचते हैं कि शहरों में अच्छा है, तो ठीक है शहरों में आपको नौकरी मिलती है, लेकिन हम प्रकृति से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा शरीर प्रकृति की देन है। हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारा शरीर बनाया, हाँ उनके माध्यम से आया है,
लेकिन ये तो प्रकृति की देन है। इसमें अन्न से ये बना हुआ है, जो वैसे भी कहते हैं पंच तत्वों का है। हम रोज़ भोजन कर रहे हैं, उस भोजन से ये शरीर बन रहा है। तो जब तक हम प्रकृति के बीच में नहीं आते हैं, हमारा एक आश्रम रानीखेत में भी है पहाड़ पर, वहाँ जब लोग आ जाते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल अपने को एक मतलब दूसरी दुनिया में पाते हैं। तो हमें कुछ भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भावना ही कि अरे कितनी अच्छी जगह आ गए हैं, तो वो वास्तव में वो अपनी माँ के पास आ गए हैं। प्रकृति हमारी माँ है, तो इसलिए हम इसको हमेशा, मैं तो चाहता था कि वहीं पहाड़ में ही रखूं, लेकिन ये हम समझते हैं कि वहाँ तक आने में काफ़ी समय लग जाता है और बहुत से लोगों को ऊंचाई माफिक नहीं आती। तो ये नज़दीक, मतलब पहाड़ के नज़दीक भी है, यहाँ से हम पहाड़ भी ले जाते हैं और तो दोनों जगहों का आनंद। और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल पूरा चारों तरफ हरियाली है और घर का दूध, सब चीज़ मतलब ऑर्गेनिक बढ़िया। तो एक तरह से लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग 6 दिन रहते हैं, मतलब 7 दिन वो रहते हैं, तो 6 रात और 7 दिन, तो इन 7 दिनों में उनको खान पान रहन सहन हर चीज़ का एक बदलाव दिखता है और उस बदलाव से ही उनमें इतने बदलाव आ जाते हैं। बाकी फिर हम उनकी सोच को सही करते हैं, जो गलत सोच थी, तो उससे तरह तरह की जो उनकी परेशानियां हैं या फिर उसके कारण जो रोग हो गए हैं और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, तो वो सब जब यहाँ आते हैं तो ये सारा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो यहाँ पर योग भी है, आयुर्वेद भी है, ज्योतिष भी है, अन्य धर्मों में जो अच्छी बातें हैं हमने उनको भी लिया हुआ है। हमने इस्लाम में नमाज क्यों होती है, रोज़े क्यों किए जाते हैं, रमज़ान का महीना क्या होता है, इस तरह का भी पूरा उसका अध्ययन किया है और उसके क्या लाभ हैं और कैसे किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी नवरात्रि के व्रत होते हैं, कई तरह के, ये जो सारे हर धर्म में, हर लोगों में कुछ न कुछ उनके रीति रिवाज हैं, तो ऐसे क्यों मनाए गए थे। तो हम हर चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मान लो और ऐसे ही करना है आपको, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जो आपको सही लग रहा, अच्छा लग रहा, वो करो। तो इस तरह से जब व्यक्ति अपनी सोच को फ्री करता है तो बहुत सारे उसके जो मानसिक परेशानियां हैं या फिर गलत धारणाएं हैं, जैसे ही वो सही होती हैं तो शरीर अपने आप सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने है, इसीलिए हमने कहा है कि विविध विधि समग्र, तो इसमें हर थेरेपी को हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी थेरेपी जो लाभ दे दे वो बढ़िया है। और दूसरी चीज़ है कि शरीर केवल बॉडी का इलाज नहीं, आपको मन का भी इलाज करना है, आपको बुद्धि का भी इलाज करना है, आपको अपनी सोच का इलाज करना है। फिर मैं नाम के व्यक्ति को जानना है, मैं नाम का व्यक्ति कहाँ से आता है, इस तरह का जो व्यावहारिक नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो सब हम लोगों को बताते नहीं हैं, हम उसका अनुभव देते हैं।